afternoon, everyone. We are beginning with today's lecture, and some aspirant has asked what is special drawing rights. Okay, SD. Now there are certain currencies in the world which are called as hard currencies. Are you aware about that? There are certain currencies in the world which are called as hard currency. But this is UPSC previous year question. ठीक है? बताइए which all currencies world में, if you want to go anywhere in this world and you will get the exchange of that currency, that will be considered as the hard currency. ठीक है? These currencies are identified by IMF, World Bank. ठीक है? These are the Bretton Woods institutions. Hard currencies कौन कौन सी हैं? जल्दी बताइए, शाबाश. यूरो, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, रेमिनबी. पाउंड का हमें सिंबल नहीं बनाना आता. येन, रेमिनबी, रेमिनबी. वेरी गुड. 1 2 3 4 5 ही हैं. सर ये फोर्थ वाला कौन सा है? येन, जापान का. जापान का येन. ये पाउंड है. ठीक है. एक और है, छ. यूपीएससी क्वेश्चन ही आया था, विच इज द बिकम लेटेस्ट एडेड. तो रेनमिनबी तो ऐड हुआ था. रेनमिनबी कहाँ की करेंसी है? चाइना. चाइना. वेरी गुड. स्विस फ्रैंक. ठीक है. ये 6. दीज आर द 6 हार्ड करेंसीज. वेरी गुड. लेकिन अगर आप वर्ल्ड में गोल्ड लेके घूमोगे तो क्या कोई एक्सचेंज नहीं करेगा? है ना? कर लेगा सर. वेरी गुड. दीज आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक करेंसी. वो एक्सट्रिंसिक करेंसी, पेपर करेंसी वो होती है, मतलब जो छपी हुई होती है किसी कंट्री की. गोल्ड है. ऐसे ही अगर आपके पास एसडीआर होते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इज द पेपर करेंसी एज पर द IMF. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एक करेंसी निकाली है. इट इज नॉट टाइप ऑफ अ करेंसी बट इट इज अ वर्चुअल वे ऑफ एक्सचेंजिंग. जैसे आपको IMF में अपना कुछ कोटा रखना होता है. ठीक है. IMF में कुछ कोटा रखना होता है. फॉर एग्जांपल आपने कुछ कोटा रखा डॉलर्स में, कुछ कोटा आपको रखना होता है अपनी नेटिव करेंसी में, कुछ कोटा आपको रखना होता है आपको गोल्ड में. फॉर एग्जांपल if you do not want to keep it in any other currency, you can also keep it in the form of SDR. ठीक है. SDR is not a currency, but SDR is the amount that you can keep as the form of the currency in IMF. So these are called as the special drawing rights, drawing the money out of the IMF. ठीक है. तो क्वेश्चन आ चुका है. IMF उसका आंसर होगा, है ना? जहां भी क्वेश्चन पढ़ा है उसका आंसर IMF है. आप समझ गए क्यों आंसर IMF है? कोई दिक्कत तो नहीं. हार्ड करेंसी वाले भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. इंडियन रुपी इज नॉट अ हार्ड करेंसी. ठीक है. इंडियन रुपी इज नॉट अ हार्ड करेंसी. ओके. कोई दिक्कत वाली बातचीत तो नहीं है? वेरी गुड. चले आगे शुरू करें इकोनॉमिक्स से. हमने कहां तक पढ़ लिया था? ये स्वामी ही कर लिया था ना हमने. स्वामी. वेरी गुड. LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. बेटा क्या होता है, आपको अपने SDR और CRR रखने होते हैं बैंक में. ठीक है. लेकिन उस फॉर्म में आप रख नहीं पा रहे हैं तो आपको बैंक से, जो रिजर्व बैंक है उससे लोन लेना होता है. रिजर्व बैंक से आप लोन लेते हैं तो कितने पैसों में, कौन से रेट पे लेते हैं? रेपो रेट पे, है ना? रेपो रेट पता है ना आपको ये चीज? वेरी गुड. और RBI आपसे जब पैसे लेता है तो रिवर्स रेपो रेट. अब वो भी एक लिमिट है. RBI से आप लिमिट तक ही बोरो कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपको और पैसा चाहिए तो उसके लिए बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. मतलब आप अपनी लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए कुछ फैसिलिटीज लेना चाह रहे हैं. ठीक है. दैट इज LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी. ओके. समझे गाइस? कोई दिक्कत? चले.
कंपनीज एक्ट में रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत ऊपर ऊपर से देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं। क्या अमेंडमेंट हुआ है कि अब जो पेनल्टीज वगैरह लगाई जाती थी फॉर द वायलेशन ऑफ द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, वो कम कर दिया है या पेनल्टीज हटा दी, ठीक है, पेनल्टी हटा दी है। तो उन्होंने क्या बोला है कि imprisonment will not be considered as a penalty for non-compliance of certain activities as per the orders of NCLT. Okay, so certain activities have been removed from the imprisonment category. तो penalties have been reduced. इतना डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का पार्ट नहीं है, लेकिन जो सीरियस ऑफेंसेस है उसके लिए पेनल्टी रहेगी, इंक्लूडिंग फ्रॉड और एनीथिंग दैट इफेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, उसके लिए इम्प्रिजनमेंट विल बी अ पेनल्टी। नाउ एक्ट ने क्या बोला था, एक्ट ने बोला था कि जो 1% या स्मॉल कंट्री कंपनीज होती हैं वो सिर्फ 50% तक उनको पेनल्टी देनी होगी, उनकी पेनल्टी 100% नहीं होगी, 50% होगी। अब ये प्रोविजन जो है सारी प्रोड्यूसर कंपनी और स्टार्टअप कंपनीज पे अप्लाई होता है, ठीक है, जो स्मॉल कंपनीज के लिए था। अब अगर वो 1% प्रोड्यूसर कंपनी है या 1% स्टार्टअप कंपनी, उनको भी 50% पेनल्टी तक ही देनी होगी, ठीक है। प्लस जो कंपनीज होती है, कुछ लिस्टेड कंपनीज होती हैं, है ना, जिनका आईपीओ होता है, वो अपनी सिक्योरिटी सेल करती है और लिस्टेड कंपनी होती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है दैट इफ द कंपनी इज इशूइंग सर्टेन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज, दैट कंपनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये वाली सिक्योरिटी इशू करी तो उसको लिस्टेड कंपनी में आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहां तक? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हाई लेवल ये टेक्निकल इकोनॉमिक्स से आपको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो ही समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। प्लस इन्होंने क्या बोला है कि जो सीएसआर एक्टिविटी, अगला सीएसआर ही पढ़ेंगे इसके बाद, तो टेंशन ना लेना। जो सीएसआर एक्टिविटीज में कंपनी जिनकी लायबिलिटी 50 लाख से ज्यादा नहीं है, the companies which do not have liability of more than 50 lakh in a year for CSR, they should not be setting up the CSR committees. CSR committees is not mandatory for those whose CSR liability is not more than 50 lakh. ठीक है? Second thing, the companies जिन्होंने अपना अमाउंट इतना आइडेंटिफाई किया हुआ था कि मैं इतना स्पेंड करना है एंड उससे ज्यादा स्पेंड कर दिया, ठीक है, उतना स्पेंड कर दिया, तो अगले साल उस ऑब्लिगेशन से वो कम कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा था वो अगले साल में से उतना कम कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। प्लस अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो जो रिन्यूमरेशन दे हैव टू प्रोवाइड टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दे कैन चेंज इट अंडर द स्पेशल कंडीशंस। पहले होता कंपनी लॉस है भाई, इतना पैसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देना ही देना है, लेकिन अंडर दिस if you are in a loss or you are not making any profit, you can make special provisions for the non-executive directors or independent directors also. Okay? यहां तक समझ में आया? ये याद चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, चांसेस बहुत कम है। Now there are few changes, another few changes in the CSR Act, ठीक है। Companies Act 2013 के थ्रू CSR was made mandatory, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर यू अवेयर अबाउट दैट? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप उसके लिए अवेयर हैं? वेरी गुड। तो कुछ कॉर्पोरेट होते हैं, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 दे हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है, सोशल जस्टिस का पार्ट है और इट इज द पार्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस करे गए। चेंजेस समझने से पहले समझ लेते हैं किस कौन कौन सी कंपनीज आर एलिजिबल फॉर सीएसआर। सो इफ you have a company or you are a company in which the annual turnover is more than 1000 crore, annual turnover is more than 1000 crore, or net worth is more than 500 crore, net worth is more than 500 crore, or net profit is more than 5 crore, then you have to spend 2% of your profit
of the last 3 years in the CSR activities. Okay, समझ में आया? तो लास्ट 3 इयर्स तो क्या मतलब 3 साल में एक बार? नहीं, तीनों साल का प्रॉफिट का जो एवरेज होगा, नेट प्रॉफिट। चलो आओ दोबारा से इसको बोर्ड पे देखते हैं। टर्नओवर समझते हैं क्या होता है? टर्नओवर समझते हैं क्या होता है? क्या होता है बताओ? एनुअल साल का इनकम। सॉरी, हाँ जी, एनुअल इनकम, कंपनी का एनुअल प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है, इनकम होती है। सर एक साल का लेन देन जितना भी हुआ। अरे देखिए, आपने बताओ कौन सी कंपनी खोलना चाह रहे हो, जल्दी बताओ क्या खोलना चाह रहे हो, जल्दी बता दो। बोलो बच्चों जल्दी बताओ कौन सी कंपनी खोलनी है, टाइम मत लगाओ, बड़ी सी खोलना कोई। रफेल बना रहे हैं, ठीक है, रफेल हो, फिर रफेल हो। रफेल बना रहे हैं, कौन सी कंपनी बना रही थी रफेल? डी से थी, मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा है, डी से थी। चलो छोड़ो, आप हो BHEL, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आपने एक ट्रांसफार्मर बनाया, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 500 करोड़। आपने एक साल में 2 ट्रांसफार्मर अगर सेल कर दिए, आपने 2 ट्रांसफार्मर अगर सेल कर दिए तो आपका टर्नओवर 1000 करोड़ हो गया, ठीक है, 1000 करोड़ हो गया। आपने 2 सेल कर दिए, या आपने 2 के लिए आइटम प्रोक्योर कर दिया, मतलब आपने आपके बैंक अकाउंट से टोटल लेन देन 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया, उसमें चाहे आपका प्रॉफिट 0 हो, ठीक है, आपका प्रॉफिट 0 हो। जरूरी नहीं है कि आपने 1000 करोड़ का अगर टर्नओवर है आपका तो आप इतने पैसा है आपके पास, जरूरी नहीं है। ये बात बहुत अच्छे समझिएगा, किसी का 1000 करोड़ का अगर टर्नओवर, जरूरी नहीं इतना पैसा हो उनके पास। उन्होंने पीछे से लिया 500 करोड़ का, आगे बेचा 501 करोड़ का, तो उनके पास फायदा कितना हो? 1 करोड़। उनके पास तो 1 करोड़ का ही प्रॉफिट आया ना, ठीक है। तो प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट 1 करोड़, यानी, और इसमें कंडीशन क्या है? 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। मान लीजिए आपने बेचा सामान, हाँ डसॉल्ट, हम वही कह रहे थे ना, डी से था, हाँ डसॉल्ट बनाता है। मान लीजिए आपने 2000 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, आप सामान ही बेच रहे 10 करोड़ का, लेकिन आपने 10 करोड़ के जो है 50 चीजें बेच दी, एंड हर किसी पे 1 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 50 करोड़। टर्नओवर नहीं हो आपका 1000 करोड़, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। तीसरा, आपके नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब आपने इतना बिजनेस क्रिएट कर लिया है कि इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वर्थ, अगर आप आज मार्केट में जाके अपना शेयर्स बेचे तो इट विल बी कॉस्टिंग 500 करोड़ एटलीस्ट, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। अब अगर आपकी तीनों ही कंडीशन है, आपने 2018, 19 और 20, यहां पर आपने प्रॉफिट लिया 10 करोड़, यहाँ पे प्रॉफिट लिया आपने 15 करोड़, और यहाँ पे प्रॉफिट लिया 5 करोड़, तो आपका तीनों का एवरेज कितना हुआ? 10 करोड़। यही है, मैथ सी सेट सही कर रहे हैं, है ना? वेरी गुड। 10 करोड़ का 2%, जल्दी से सी सेट करो बहुत ही स्पीड से। 2 क्या? 2 तो पता है, ठीक है, आगे, हाँ जल्दी बताओ। 2 करोड़ बेटा, 2% बोला है, तुम सी सेट अच्छे से पढ़ो। 20 लाख की तो हो गया, है ना, है ना, है ना? वेरी गुड। तो आपको 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीज यू विल बी स्पेंडिंग ऑन CSR। समझ गए पूरा? वेरी गुड। क्या इसमें CSR कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट है? अब नहीं है। योर एनुअल स्पेंडिंग विल बी 20 लाख। You need to make a CSR committee? Yes, no?
अभी पढ़ा, अभी बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है, मतलब इतनी देर तो गजनी भी याद रख ले। 50 लाख से ज्यादा वालों को सीएसआर कमेटी बनानी है, उससे कम वालों को सीएसआर कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? याद आ गया? तुम लोग, मुझे लग रहा है इकोनॉमिक्स में सब डब्बा गोल करके आओगे। जब से इकोनॉमिक्स शुरू हुआ है ना, डर लगने लगा है तुम सबका। इकोनॉमिक्स में डब्बा गोल करके आने वाले हो। इतना डरते क्यों आप लोग इकोनॉमिक्स से, ये बताओ। सर इकोनॉमिक्स तो ठीक है, मैथ्स आ जाती है वहाँ दिक्कत होती है। हाँ जी, मैथ्स आ जाती है सर, वहाँ दिक्कत होती है। तो इसमें दिक्कत ही कुछ नहीं है। 50 लाख, ये तो 20 लाख 50 लाख से कम है, ये तो पता है। अगर इतना भी सीसेट में दिक्कत है तो 1 साल से सीसेट पढ़ाएंगे। अगर इतना बुरा हाल है सीसेट में तो, कि 50 लाख 20 लाख से, ये तो पैसा है, इतना तो पता ही है। सारा काम तो पैसों के लिए हो रहा है ना? समझ में आया? वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन, एनी काइंड ऑफ बुढ़ापा पेंशन? हाँ ना? अब देखते हैं क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। व्हाट ऑल एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन सीएसआर? क्या आपको पता तो हो क्या क्या कर रहे हैं सीएसआर के अंदर? क्योंकि जब पैसा बहुत सारा कमा लेंगे तो सीएसआर तो करना ही पड़ेगा, है ना? है ना? है ना? है ना? ठीक है। तो कौन कौन सी है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन प्रमोट करेंगे। ठीक है, एजुकेशन। हाँ, ये ध्यान आया, हमने मॉर्निंग क्लास में बताया था। अगर आप जानते हैं किसी को, एनी पर्सन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड, or who lost their family, earning family member during COVID, or any person who is preparing for UPSC but has lost their parents because of any reason, ठीक है? अगर आप जानते हैं तो ask them to contact me, ठीक है? हमारे से जो भी कोशिश होगी एजुकेशन के लिए, ठीक है? फाइनेंशियली नहीं, सिर्फ एजुकेशन, यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी हम कर पाएंगे, विल सपोर्ट, ठीक है? इट कैन इवन एक्सटेंड टू दी फ्री क्लासेस, ठीक है? एडू ब्रिज में, किसी और उसमें जो है हम नहीं कर पाएंगे, एडू ब्रिज में हम कर सकते हैं, ठीक है? ये नहीं कि हाँ वहां करवा लो। समझ में आया? यस नो? तो बता दीजिएगा। हम ये सब मार्केट वही बताने हैं, ऐसा हम टेम्पलेट वगैरह नहीं निकालना चाहते, ठीक है? और हम ट्रस्ट पे चलेंगे। हम मतलब हमें वो भी नहीं होगा कि बोले कि आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें, क्योंकि दैट वुड बी वेरी इनसेंसिटिव, ठीक है? दैट वुड बी वेरी इनसेंसिटिव, ठीक है? तो हम आप लोगों से बस रेफरेंस दे कि भाई आप लोग जानते हैं, तो क्योंकि देयर आर सो मेनी अनफॉर्चुनेट पीपल इन आवर कंट्री दिस ईयर, है ना? वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे बढ़े, ठीक है? कोई भी अगर आपको लगता है, और पहली बता रहे दोबारा रिपीट, फ्री में नहीं है, हम फ्री में नहीं पढ़ाएंगे। जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब जॉब लग जाएगी उसके बाद लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर फीस, ठीक है? चाहे 2 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, ठीक है? ये वादा करवाएंगे कि भाई दोगे, ये नहीं है कि नहीं देनी है, देनी है सिलेक्शन के बाद, कभी भी जब भी अफोर्ड कर पाएंगे, वो तो पता तो लग ही जाएगा, है ना? कभी ना कभी तो स्टेटस लगाएंगे ही, माई न्यू कार, उसी दिन कहेंगे शर्म नहीं आती, अभी तक फीस नहीं दी, 10 साल हो गए, है ना? रियलाइज करा देंगे, ठीक है ना? ये बात भी समझिए, क्योंकि नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स फॉर फ्री, एंड एजुकेशन स्पेशली अगर आप फ्री में कोशिश करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, है ना? है ना? है ना? वेरी गुड। एजुकेशन, एराडिकेशन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, reducing child mortality, AIDS, environment, social business, contribution to PM relief fund and other state funds, ठीक है? This is also part of the CSR. सबसे ज्यादा मैक्सिमम पता है 2 ही जगह पर होता है, या तो एजुकेशन पे, बता रहे सबसे ज्यादा कहाँ होता है? 2 जगह पे, या तो एजुकेशन पे या फिर स्टेट, ठीक है? जो स्टेट का जो रिलीफ फंड होता है वहां होता है सबसे ज्यादा। एम्प्लॉयमेंट एनहांसेस वेकेशन वोकेशनल स्किल्स, यही
ये एजुकेशन और वोकेशनल स्किल दोनों को हम कंबाइन करके आपको बता रहे सबसे ज्यादा होता है। एंड गवर्नमेंट ने अब क्या और अलाउ किया, रिसर्च भी अलाउ कर दिया है साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन में। एंड इंक्यूबेशन जो होते हैं, जो आपके टैलेंट कैटलाइजिंग जो सेंटर होते हैं वहां पर, वो भी अलाउड कर दिया सीएसआर में। एक्सक्लूड कर दिए, जो अमेंडमेंट आया है उसने एक्सक्लूड कर दिए कुछ कंपनी। क्या? कोई भी ऐसा काम जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और सीएसआर में क्या इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, सीएसआर में अपने ही कॉलेज के टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जो है एज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो तो नहीं है ना, आपके टीचर तो आपके अगर कोई पढ़ाएगा तो टीचर ट्रेनिंग तो आपको देनी ही पड़ेगी, है ना? समझ में आ रहा है? तो दैट वुड नॉट बी काउंटेड एज सीएसआर। बहुत सारी कंपनीज करती हैं ऐसा, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, सीएसआर क्या करेंगे, हम अप्रेंटिस ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं, तो अप्रेंटिस को तो ट्रेनिंग देनी ही है आपको। अप्रेंटिस तो आपका जो होगा उसको तो ट्रेनिंग देनी ही है ना? और उसका नाम क्या करेंगे, सीएसआर के नाम गलत है, उसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर है, वो कंफ्यूज करते थे। 2 मिशन से एक साथ फायदा। समझ रहे हैं कितना बड़ा स्कैम हो रहा था सीएसआर के नाम पे? क्योंकि हमने तो पढ़ा था अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का पार्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना, पढ़ा है। और यहाँ पे वो सीएसआर बता देते थे, तो ये एक्सक्लूड कर दिया है। दूसरा क्या एक्सक्लूड करा है, कोई भी कंपनी, ठीक है, जो स्पोर्ट्स के अलावा इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है अपने लोगों को या किसी को भी। मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉइज को विदेश भेज दिया, बोलते देखो हमने लोगों को बाहर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, तो आपका काम है। स्पोर्ट्स पर्सन को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज सीएसआर, ठीक है, वेरी गुड। पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनीज, आप अपने कंपनी के लोगों को बोनस देना, क्या देखो हमने सीएसआर किया, नहीं काउंट होगा। लोग करते हैं, ये लोग करते हैं, ठीक है, लोग करते हैं। एक्टिव सपोर्टिव कंपनी और स्पॉन्सरशिप ऑन द बेसिस ऑफ डिराइविंग मार्केटिंग। अब आप क्या करते हैं, आपने मान लीजिए कोई एक एनजीओ अडॉप्ट किया, बहुत सारे आते हैं ना, ऐड आते हैं कि आपका 1 रुपी लोग बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएगा। तो या तो आपने अडॉप्ट किया और अपना ऐड चला रहे हैं, अपने सारे प्रोडक्ट्स नीचे दिखा रहे हैं, ये प्रोडक्ट खरीदिए। अरे तो जो आपको प्रोडक्ट खरीद रहा है ऑलरेडी वहीं से पैसा निकालिए ना, उसके लिए ऐड क्यों चला रहे हैं? ऐड में अलग पैसा खर्च करके वो सीएसआर में ऐड कर देंगे। पता है आपको, ऐसे ही होता है। आपने कोई भी ऐड देखा, उसके बाद में आता है स्पॉन्सर्ड बाय दिस, वो ऐड का मैसेज से ज्यादा आपको पता लग गया ये वाला, अच्छा ये वाली चीज खरीदेंगे तो ये होगा। अरे तो चीज आप जो खरीद भी पहले भी रहे थे उसमें से आप इन्वेस्ट करिए ना। तो मार्केटिंग इंक्लूड नहीं होगी आप किसी भी तरीके से। पहले लोग अपने ऐड चला के उसको बता देते हैं कि दिस इज सीएसआर। मान लो किसी कंट्री में ऐसा हो, वैक्सीन के तो पैसे लग रहे हैं और बोर्ड लग जाए फ्री वैक्सीन, और उसको बोले देखो हमने टैक्स पेयर के मनी से फ्री वैक्सीन दी, कहां पर? बोर्ड पर। मान लो ऐसा होता नहीं है वैसे, जनरली कंट्रीज कोई कैसे कंट्री करती नहीं है, मान लो किसी कंट्री में हो। एक्टिविटीज कैरिड आउट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्लिगेशंस अंडर फोर्स ऑफ इंडिया। और फॉर एग्जांपल आपको संडे को छुट्टी देनी है पेड, अपने एम्प्लॉइज को 1 दिन हफ्ते में छुट्टी देनी होती है पेड, ठीक है, तो वो चीज आप बोले देखो हमने कितना सीएसआर, अपने एम्प्लॉइज को हम महीने में 4 दिन पेड छुट्टी देते हैं, तो कंपनी लॉ के अंडर है ना, लॉ के अंडर है, उसको आप सीएसआर नहीं बताएंगे। लोग करते हैं ऐसा, इसीलिए एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है, इन सब में। लेकिन अगर आप फार्मा कंपनी हैं, एंड आप न्यू वैक्सीन अगर डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सीएसआर फॉर 3 years, 2021, 23, 3 साल तक उसको सीएसआर माना जाएगा, ठीक है, दैट इज एन एक्सेप्शन। समझ में आया? एक्सेप्शन। दूसरी चीज, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
हर कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर अपने आप को CSR के अंडर रजिस्टर कराना होगा इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब एवरी कंपनी नाउ हैव टू फिल अ फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली अबाउट द CSR फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ठीक है, वेरी गुड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन आप रखना चाहते हैं जो आपकी CSR मैनेज कर रही है, आप रख सकते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल BHEL, आप एक कंपनी है, यू आर नॉट वेल वर्स्ड इन द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, तो अगर आप किसी को आउटसोर्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेगी वो? डिजाइन करेगी, इवैल्यूएशन में कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, मॉनिटर करेगी। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज CSR आउटसोर्स करती हैं। ठीक है, जो NGOs होती हैं वो CSR जो है कंपनीज का आउटसोर्स करने का काम। तो जैसे आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, वहां पर एक जो है छोटा सा स्कूल भी बना देते हैं और वो कोई NGO चला रहा होता है, टीच फॉर इंडिया हो गया, या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वहां कपड़े डोनेट करने के लिए गूंज हमेशा पहुंच जाता है। क्या है वो? उसका CSR का पार्ट आ जाता है। ठीक है, जो CSR कमिटी है किसके लिए? वेयर द CSR इज मोर देन 50 लाख, उनको अपना एनुअल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, कमिटी दे हैव टू हैव योर एनी एक्शन प्लान। कंपनी अपने खर्चे CSR में 5% से ज्यादा खर्चा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में नहीं बना निकाल सकते। मान लीजिए आपने 10 लाख CSR किया, उसमें से बोला 5 लाख जो है CSR जो हमारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व थे उनकी सैलरी में चला गया, ऐसा नहीं कर सकते। आप 5% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में नहीं निकाल सकते। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट का अगर सरप्लस है, मान लीजिए आपने CSR के अंडर आर्टिसंस को ट्रेनिंग दी। ठीक है, आर्टिसंस को ट्रेनिंग दी कुछ मैन्युफैक्चर करने। ठीक है, आर्टिसंस को ट्रेनिंग दी मैन्युफैक्चर करने की, उन्होंने वो सामान बेच के पैसा आया, उस पैसे का क्या करेंगे आप? कंपनी अपने प्रॉफिट में लगा देगी? नहीं, उसको CSR में ही दोबारा लगाना पड़ेगा और वो 2% के ओवर एंड अबव होगा। मान लीजिए आपने 10 लाख इन्वेस्ट करे, 10 लाख से आपको 3 लाख का बेनिफिट हुआ, तो अगले साल ये नहीं कि आप अपने 7 लाख वो लगाएंगे, 3 लाख वो ऐड करेंगे, अगले साल आप 13 लाख का जो है CSR आपके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई भी कॉर्पोरेशन जिसकी ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, दे हैव टू हायर एन इंडिपेंडेंट एजेंसी जो उनका इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे फॉर एनी प्रोजेक्ट दैट विल बी डीलिंग विद मोर देन 1 करोड़ मोर इन्वेस्टमेंट। ये याद करने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना हम बताते रहेंगे, बहुत डिटेल बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, ये तो कंपनीज लॉ के अंडर है, एंड ये सब चीजें आप अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे जिससे पता लगता रहे। ठीक है, ये दो तीन चीजें तो CA का काम होता है ना, CA के भी तो ये काम करते हैं, और क्या करेंगे आप? क्या वो CA का पेपर थोड़ी देने जा रहे हैं, है ना? है हमारी क्लास में कोई CA CS है? नहीं? हाँ, वो कहेंगे तो तुम पढ़ चुके हैं, हम आगे बढ़ो। वेरी गुड। हो सकता है जो होंगे ना इकोनॉमिक्स की क्लास में आने बंद हो गए कुछ बच्चे, हो सकता है वो इकोनॉमिक्स वाले हो, बोले ये सब तुम्हें नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत? एक बार ये रीड करिए, ये वाला रीड करिए, यहां से पूरा एक बार पढ़िए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, पढ़ लिया सबने?
पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं? बोलिए, पढ़ लिया? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, चलिए। पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सीधी बात यह है, गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करेगी कहीं से तो करेगी, गवर्नमेंट में प्रोक्योरमेंट। फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे, है ना, आप लोग जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, ठीक है, अब आपको अपने डिपार्टमेंट, हंस रहे हैं तो नहीं बनोगे, हंस रहे हो मतलब खुद ही अपने आप को डाउट कर रहे हो, ठीक है, खुद ही अपने आप को डाउट कर रहे हो। तो जब आप बनेंगे ऑफिस में आपको प्रोक्योरमेंट करनी होगी, है ना। जब आप हेल्थ सेक्रेटरी बनेंगे या फिर एनवायरमेंट सेक्रेटरी बनेंगे तो आपको मिनिस्ट्री के लिए प्रोक्योरमेंट करवानी पड़ेगी। अब कहाँ से आएगा? फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी चीज, आपके यहाँ एसीज लगने हैं, ठीक है, ऑफिस में एसी लगने हैं, लग जाते हैं, कुछ ऑफिस में लग जाते हैं, सरकारी में मत सोचो, हर जगह नहीं, ठीक है, कुछ बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स में तो लग ही जाते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में हर जगह एसी लगवाना, अभी अब नहीं पता, पहले तो कंपलसरी नहीं, मतलब एसी नहीं लगा सकते थे आप, कूलर, अब एसी लगवाने नया नया ऑर्डर आया लेटेस्ट। अब कहाँ से लगवाएंगे, कौन से लगवाएंगे बताओ, कौन से एसी लगवाएंगे? बढ़िया वाला लगवाएंगे, वो जनरल, है ना, डाइकिन। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रूल है कि भैया मेक इन इंडिया लगाएंगे, आपको क्लास 1 जो कंपनीज हैं, यानी क्लास 1 मतलब विच आर कैटेगराइज्ड एज दी हेवी इंडस्ट्रीज, या फिर कोई ऐसी जिनको एमएसएमई में बेटर क्वालिटी में, मीडियम में या हायर इंडस्ट्री में माना जाता है, वहां से 50% प्रोक्योरमेंट करनी होगी इंडिया से ही, एंड 20% आपको लोकल सप्लायर, क्लास 2 लोकल सप्लायर से करना, ठीक है। मतलब पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो होगी वो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगी। ओके, समझ में आया? 50% 20%। दूसरी चीज, मान लीजिए आप मैन्युफैक्चर हैं इंडिया में, क्या बनाना चाहते हैं जल्दी बताओ, क्या बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर क्या करना चाहते हैं जल्दी बताओ? एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मान लीजिए आप श्रीलंकन गवर्नमेंट को एलईडी बल्ब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर वो आपको इनएलिजिबल कर देते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो इंडिया भी श्रीलंका के एलईडी मेकर्स को इनएलिजिबल करते हैं, ठीक है, विल बी हैविंग टिट फॉर टैट ट्रीटमेंट, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? टिट फॉर टैट ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई जो है मिनिस्ट्री अनरीजनेबल फॉरेन सर्टिफिकेशन कोई ऐसी रिक्वायरमेंट लगाती है, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, हटा दिया जाएगा। और कोई भी फॉरेन सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ही उस चीज की परमिशन दे सकते हैं। अगर कोई फॉरेन सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कैन ओनली प्रोवाइड दी परमिशन, उसके अलावा नहीं परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जिनकी प्रोक्योरमेंट 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है पर एनम, वो अपने 5 साल की रिक्वायरमेंट बताएंगे, अगले 5 साल में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, सो दैट जो लोकल सप्लायर्स दे कैन प्लान, ठीक है। मान लीजिए आप लोकल सप्लायर है, आपको पता है कि इस मिनिस्ट्री में 3000 एयर कंडीशनर्स की रिक्वायरमेंट आएगी विद इन 5 ईयर्स, तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से इंक्रीज करेंगे ना, ठीक है। या मान लीजिए एलईडी बल्ब है, आपको पता है 1 लाख की रिक्वायरमेंट आनी है विद इन 5 ईयर्स, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, ठीक है। एंड जो अपर लिमिट है कि इससे ज्यादा जॉइंट वेंचर नहीं हो सकता किसी फॉरेन कंपनी का किसी कंपनी में, वो भी नोटिफाई होगा, ठीक है, वो भी नोटिफाई होगा। मतलब इट इज प्रमोटिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहीं नहीं बोला द फॉरेन एंटिटीज विल बी बैंड इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट, कहीं नहीं है that the foreign entities will be banned in public procurement। जो इंडिया को रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा उनको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन फॉरेन बैन नहीं है, ठीक है ना। वेरी गुड। क्यों है अब तो समझ ही गए किस लिए फायदा है,
है ना, जिससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। वाह गुड, ठीक है। इंडियन जो है बिडिंग हो सकती है 200 करोड़ के नीचे। ग्लोबल टेंडर जो है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के थ्रू भी आ सकता है, विच इज लेस देन 200 करोड़। सब मिनिस्ट्रीज करेंगी, ज्वाइंट वेंचर्स करेंगे, लोकल होगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ये सब चीजें कौन मैनेज करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एक जमाने में इसका नाम हुआ करता था DIPP, ठीक है। अब ये क्या है? DIPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये करेगा। प्लस जो MSME से प्रोक्योरमेंट कैसे होगी? MSME कोई भी मिनिस्ट्री होगा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, कोई भी PSU होगा, वो साल में 45% अपनी प्रोक्योरमेंट MSME से ही करेंगे, ठीक है, वो अपनी प्रोक्योरमेंट MSME से ही करेंगे। इसमें सब टारगेट होगा। 4% ऑफ दिस प्रोक्योरमेंट will be through those MSMEs which are owned by scheduled caste or scheduled tribes. 3% of that procurement will be through those who are headed by women entrepreneurs, ठीक है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, संबंध पोर्टल, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है। सर इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन से वाला बेटा? DIPP, DIPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वही हमें थोड़ा सा डाउट आया इसलिए चेक कर लिया। हम इसमें वो नहीं रहते, हम कैसे गलत हो सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं हमारे अंदर। हम पता है हम भी गलत हो सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट्स है। ओके, संबंध पोर्टल, संबंध पोर्टल किस लिए है? संबंध पोर्टल किस लिए है? शादी करवाने के लिए? हाँ, मॉनिटर किसके लिए? मॉनिटर टू प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है। संबंध पोर्टल का तो आप सोचो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीमा तपाड़िया है, ठीक है। तो संबंध पोर्टल इज फॉर द इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट थ्रू MSME। MSME के लिए ये सिर्फ ये, बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, ये वर्ड ढूंढना है, इस वर्ड के बिना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। MSME संबंध किससे बनाने हैं? छोटे लेवल पे बनाने हैं, ठीक है, ज्यादा बड़े हाईफाई लेवल पे नहीं बनाने। MSME पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो संबंध पोर्टल किस लिए है? कि छोटे हलवाई से छोटे से फंक्शन के लिए संबंध बनाने हैं, कि अगर उन्होंने आपका इंतकाम देख लिया और वो जो ठुकराया था प्यार वापस आ गए, तो लड्डू कहां से आएंगे? MSME से, तो संबंध तभी बनेंगे। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई बढ़ावा पेंशन? चले आगे। वेरी गुड। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, क्या हमने इसके बारे में सुना है? UPSC में 3-4 साल से पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या हमने इसके बारे में सुना है? नहीं सुना है। वेरी गुड बच्चों, पेट्रोल के बारे में सुना है? पेट्रोल कहां से आता है? पेट्रोल कहां से आता है बताओ? कहते एक पाइप होता है पेट्रोल पंप पे, वहां से आता है, है ना? ऐसा लगता तो होगा जैसे बचपन में आप लोगों ने शायद, पता नहीं, नॉर्थ इंडिया में जैसे हैंडपंप्स होते हैं ना, जैसे हम लोग का नीचे पानी ऐसे में लगता है पेट्रोल के, ये ऐसी पानी होता होगा, पेट्रोल का भी होता होगा, अपने आप आता रहता होगा। बाद में जाके पता लगा कि अच्छा इनको तो भरने भी आते हैं ट्रक, ठीक है, कि ट्रक में आगे को भर के जाता है। हमें ऐसा लगता है नीचे जमीन में अंडरग्राउंड पेट्रोलियम रिजर्व है। हाँ जी, कहाँ से आता है बच्चों पेट्रोल डीजल?
हाँ, नहीं पता ही नहीं, हम नहीं बताएंगे, महंगी चीजों के बारे में पता ही नहीं हमको। रिफाइनरी से आता है, वेरी गुड। रिफाइनरी में कहां से आता है? रिफाइनरी में कहां से आता है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया गया आप लोगों से। सर सऊदी अरब, Crude oil, ईरान और राजस्थान का ऐश्वर्या जो भी है रीजन, ऐश्वर्या से आता है? ऐश्वर्या कुछ भी है? रिफाइनरी रिफाइनरी ऐश्वर्या राजस्थान। रिफाइनरी तो बता दिया ना, रिफाइनरी में भी कहीं से तो आता होगा। क्रूड ऑयल रिफाइन करेंगे ना, क्रूड ऑयल, अरे सिंपल बात है, इंपोर्ट करते हैं, तो कंफ्यूज क्यों जाते? इंपोर्ट करते हैं ना। हाँ, एक वर्ड में काम हो गया ना, इंपोर्ट करते हैं हम लोग। वेरी गुड। मान लो कुछ दिक्कत हो गई, इंपोर्ट नहीं कर पाए, फिर? सर हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ भी है। कहाँ है हमारे यहाँ? सर एक तो मैप पे बता रखा है, दूसरा राजस्थान में। नहीं, दूसरा तो राजस्थान के तेल तुम्हें निकाल के मारोगे सारे। हमारे बॉम्बे हाई। ये बॉम्बे हाई है, दिग्बोई में है, लेकिन हमारे यहाँ दिग्बोई में भी है। असम। हाँ, असम में। लेकिन हम लोग ना उसको बहुत ज्यादा नहीं करते। ऐसे तो केजी बेसिन में पूरा नेचुरल गैस भर भर के रखी हुई है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है कस्तूरबा नहीं, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, इसमें भर भर के, और सारा किसके पास है? रिलायंस के पास है। संभाल के रखा हो। आपने एक चीज देखी हो, रिलायंस के सारे पेट्रोल पंप बंद है मोस्टली, स्पेशली यूपी में। लेकिन उस पर कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं, पेट्रोल पंप ऐसे था, बस काम नहीं कर रहा है। क्यों? जब कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक्सट्रैक्शन शुरू होगी तब आएगा ना मजा। अभी तो 100 है, अभी तो 100 है ना। याद करो जब जियो दंदनादन हुआ था, ऐसे ही पेट्रोल दंदनादन भी तो हो सकता है ना। वेरी गुड। क्या हुआ? एयरटेल के अलावा सारे मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर सब गए। अब दिखता है वोडाफोन का ऐड, देखा कभी? वोडाफोन का पग पीछे पीछे भागता हुआ देखा है? पहले तो दिख रहा था ना वोडाफोन वाला, जैसे बोलते ये तो वोडाफोन वाला डॉग है। अब नहीं बोलता कोई, है ना। क्यों? सब खत्म हो गया। अब अपना अगर हम रिसोर्स यूज कर लेंगे, अपना रिसोर्स यूज कर लेंगे, तो फिर इमरजेंसी में क्या करेंगे, है ना। और इंपोर्ट पे डिपेंड रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। सब काम रुक जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क इज डिपेंडेंट अपॉन क्रूड, बी इट पेट्रोल, बी इट डीजल, बी इट केरोसिन ऑयल, है ना। ये तो समझ में आ रहा है। इवन एविएशन टर्बाइन फ्यूल, है ना। तो उसके लिए ना कुछ रिजर्व बनाए हुए हैं इंटरनेशनल एनर्जी अथॉरिटी, आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी अथॉरिटी ने बोला है कि हर कंट्री के पास एटलीस्ट 90 डेज के रिजर्व रहने चाहिए। ठीक है, 90 डेज के रिजर्व रहने चाहिए। उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाए हुए हैं, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। हमारे यहाँ ये 3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं। ठीक है, 3 एग्जिस्टिंग कौन से हैं? विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पादुर। विशाखापट्टनम इज इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। एंड मैंगलोर इज इन कर्नाटका, पादुर इज इन कर्नाटका। ठीक है, 2 नए बनाए हैं, चंडी खोले इन उड़ीसा एंड पादुर इन कर्नाटका। ये 2 किस लिए? कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व रहने चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व रहने चाहिए। ओके, इन 5 को मिला के हमारे पास कितने दिन का स्टॉक हो जाता है? इन 5 को मिला के हमारे कितने दिन का स्टॉक हो जाता है? बताओ बताओ बताओ, कितने दिन का रखना है? 90। वेरी गुड। हमारे पास इन 5 को मिला के कितने दिन का स्टॉक हो जाता है? 22 डेज का। तो पेपर में यहाँ लिखाना है कि इंडिया हैज अ स्टॉक फॉर 90 डेज। हमारा टोटल मिला के हो जाता है 22 डेज का। और कह रहे हैं ऐसे कैसे? हमारे पास रिफाइनरीज भी तो है। इंडिया तो बहुत बड़ा रिफाइनरी कंट्री है, मोस्ट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रिफाइंड पेट्रोल हम एक्सपोर्ट करते हैं।
ये तो आपको पता है। तो हमारी रिफाइनरीज रखती है 65 डेज का, ये रिजर्व रखे, पुराने रखते थे 10 दिन का, नए रखेंगे 12 दिन का 22, प्लस रिफाइनरी रखती है 65 डेज का। शाबाश, सी सेट करके दिखाएंगे कितने दिन डेज का रिजर्व हो गया हमारे पास। 2 + 5 + 0, ठीक है, 7, 6 + 1 + 87 डेज। अभी भी 90 डेज का रिजर्व नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज। ओके, ऑलमोस्ट क्लोज। समझ में आ गया? स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व समझ गए, बूझ गए, कोई दिक्कत? वेरी गुड। कौन मेंटेन करता है रिजर्व, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ कहाँ है, दोबारा से बताइए, कहाँ कहाँ है रिजर्व? कितने रिजर्व है इंडिया में, पेट्रोलियम रिजर्व? 5 है, विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में, पादुर में, उड़ीसा में, और दूसरा भी है पादुर में। वेरी गुड, ठीक है। ये जो एडिशनल फैसिलिटीज है कहाँ कहाँ बन रही है? पाडुर में और चंडीगढ़। ओके, पादुर में और चंडीगढ़ में। सबसे बड़ी कहाँ बन रही है? सबसे बड़ी जो पेट्रोल रिजर्व कहाँ है इंडिया में? अगर रिजर्व में देखें सबसे बड़ा चंडीगढ़, उड़ीसा। पादुर जो है आप सोचेंगे, लेकिन वो 2 में है, तो 2 में वो 5 का बनेगा, लेकिन अब जब 1 का देखेंगे तो इट विल बी चंडीगढ़, उड़ीसा। ठीक है, क्यों होता है बता दिया है। अगर कोई दिक्कत आती है तो जो है स्टॉक रहना चाहिए। ओके, दिक्कत आ रही तो स्टॉक रहना चाहिए। वाह गुड। कहाँ पे है? ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है, जिससे कि अगर कोई लीक वगैरह हो तो दिक्कत ना हो। ओके, कौन मैनेज कर रहा है? इट इज मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड बाय इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है ना इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोल रिजर्व लिमिटेड, तो ये कोई बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि यूपीएससी ने मजे लेने के लिए बता दिया कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आर मेंटेन्ड बाय इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। ओके, ये सच में है। इट इज अ व्हीकल ऑफ ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कितना बोला है हमने बता दिया है, 19 डेज ऑफ नेट ऑयल इंपोर्ट्स। इंडिया में 10 था, 12 बढ़ गया, 65 रिफाइनरीज रखी हैं, टोटल हो गया 87, हमारे 90 डेज के आसपास पहुंच गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है? वाह गुड। बताओ, अभी तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन नहीं? चलिए, अब मान लीजिए रोड पे जाते हैं, तो रोड पे सिग्नल विग्नल के लिए कैसे देखते हैं? रोड पे व्हेन वी आर गोइंग ऑन रोड, हमें सिग्नल्स का कैसे पता लगता है कि या राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, रुकना है या चलना है, कैसे पता लगता है? ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट लगी होती है, ठीक है। मान लीजिए आगे रास्ते में कहीं, इंडिया एक तो नया भी शुरू हुआ है ना वर्ल्ड में कि रोड धंस जाती हैं, है ना, आगे कोई रोड धंसी है, हमें कैसे पता लगेगा? हम रोड पे जा रहे हैं अपना मस्त, ठीक है, कैसे पता लगेगा आगे रोड धंसी हुई है? बताओ, कैसे पता लगेगा? सर अगर जाते जाते दसी है तो जाने के बाद, और अगर पहले 10 रुपये तो फिर साइन बोर्ड होगा। साइन बोर्ड हो, कोई ना कोई होगा ना बताने के लिए, या तो उस रास्ते को बंद कर देंगे, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है उसको मैनेज करना, है ना, और उसको ठीक करें। ऐसा ही होता है रेल, ट्रेन से जा रहे हैं तो कैसे होता है कि भाई आगे ट्रेन को जाना है, रुकना है, कैसे पता लगता है? ट्रेन, ठीक है, ट्रेन में सिग्नल्स होते हैं, है ना। रेल, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, पता है सर्विसेज है, जैसे यूपीएससी के थ्रू ही आपका रिक्रूटमेंट होगा इन्हीं में से, उनका यही काम है, ट्रैफिक सिग्नलिंग का काम है ना। समुंदर में जा रहे हैं, अपना मस्त बोट लेके निकले, वहां पे कौन बताएगा? समुंदर में निकले अपना मस्त, निकल लेते हैं कि चलो यार बोट लेके थोड़ा सा घूम के आते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे तो नहीं जा पा रहे हैं, लॉन्ग बोटिंग पे निकल जाते हैं, है ना।
कर सकते हो कि ऐसा नहीं कर सकते हो? मान लो आपने अपना एक आइलैंड खरीद लिया ना, फिर उससे आइलैंड पे निकल गए शाम को, है ना, फिर कैसे पता लगेगा कि कोई दिक्कत है? मान लो आगे कुछ दिक्कत है, ऑयल स्पिल हुई हुई है कहीं पर, या फिर आगे हाई टाइड का खतरा है, कौन बताएगा? समुद्र में कोई कैसे बताएगा जब आप गलत जा रहे हो? मान लीजिए आप गुजरात में हैं तो आपने बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में एंटर करने वाले हो, ये भी तो दिक्कत है। मरीन बॉर्डर्स तो ऐसे नहीं, कैसे पता लगेगा बताओ? तो बस उसी के लिए एक बिल आया। लाइट हाउस समझते हो? लाइट हाउस वो इसीलिए होते थे। लेकिन अब जो है मरीन एड नेविगेशन की लाइट हाउस, फिर अब तो बोट्स वोट्स में जीपीएस रडार नहीं आ गए, रडार वाली बोट्स आ गई हैं, जीपीएस आ गया बोट में। बोट सिंपल दिमाग लगा, जीपीएस देख लेंगे, है ना। तो अब इसीलिए नया बिल लाए जिससे मरीन नेविगेशन जो एड है उसको पुराने लॉ से गवर्न करने की जगह अब नए लॉ से गवर्न करेंगे। पहले जो गवर्नेंस होती थी ऑफ द मरीन एड वाज थ्रू द लाइट हाउस एक्ट 1927 फॉर सेफ नेविगेशन। उसके लिए अब नया बिल क्या आ गया है, नया एक्ट आ गया है, मरीन एड टू नेविगेशन बिल 2021। ठीक है, क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके लिए नई सर्विसेज आ गई, मरीन वेसल ट्रैफिक सर्विसेज। ठीक है, वो बताएंगे कहाँ जाना है क्या नहीं जाना है। अब ये पैसिव यानी कि आप तो देखेंगे कि एक तो आप गलत नहीं जा रहे हो, इंटरैक्टिव गलत जा रहे हो तो कैसे वापस आना है ये भी बताएंगे। ठीक है, इट इज needed because unappropriate statutory framework was needed to provide the modern marine aid. Otherwise कोई गलती हो जाती तो कौन compliance के लिए liable होगा? उसके लिए अथॉरिटी होनी चाहिए ना। मान लीजिए जीपीएस आपकी बोट में काम नहीं कर रहा है, आप कंप्लेन कर रहे हो, कौन सी अथॉरिटी के अंदर कंप्लेन कर रहे हैं, कौन सा एक्ट गवर्न कर रहा है? तो इसके लिए नया एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, क्या है, सारी बिल है, अभी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पूरे इंडिया के जितने भी वाटर एरियाज हैं वहां पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मरी टाइम में, रिवर में नहीं, मैरी टाइम में। ओके, ये सब चीजें हैं, ये पढ़ लेना, जितना बताना उतना है। इससे फायदा क्या होगा, बस ये देखिए क्या फायदा होगा इन सब चीजों से, इन सब चीजों से फायदा क्या होगा। एक तो नया फ्रेमवर्क आ गया, जरूरी है, अपडेटेड फ्रेमवर्क रहना जरूरी है। वेसल ट्रैफिक सर्विसेज होंगी जिससे एफिशिएंसी प्रोवाइड होगी, स्किल डेवलपमेंट मिलेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को बेनिफिट मिलेगा, सर्टिफिकेशन होगा तो उससे जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर आएंगे, दिक्कत नहीं होगी, कहीं फंस जाते हैं दिक्कत नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ लाइट हाउसेज होंगे कल्चरल टूरिज्म के लिए, जिनका लाइट हाउस का पर्पस खत्म हो गया तो उनको कल्चरल टूरिज्म के लिए लोग अपने प्री वेडिंग शूट करा ले करेंगे जाके, है ना। देखे लोग कराते हैं, देखे है ना। हाँ, तो वो काम करेंगे जब उनका कुछ और काम तो नहीं हो रहा है, वही काम कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? तुम्हारा इकोनॉमिक्स खत्म नहीं होके दे रहा, सब घबरा चुके हैं इकोनॉमिक्स से, लेकिन जितना जरूरी उतना ही पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चला लोगे लाइट हाउस, बता दोगे रास्ता कि आगे से राइट ले लेना, बता दोगे ना? नहीं बताएंगे? क्यों? नेविगेशन सिस्टम आ गया। अच्छा, नेविगेशन सिस्टम आ गया, चलो बढ़िया है। हमने पहली बार ना, हम कॉलेज में थे, बाइक पे हम जयपुर निकल गए दिल्ली से। हमने जयपुर जब जा रहे थे ना, वहां अपने इतनी मस्त चीजें एक्सपीरियंस करी ना, हम कभी नहीं भूलते। हमने एक से रास्ता पूछा कि ये स्टेशन कितनी दूर है, ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। कितनी देर होगा? 1-1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो अरे चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ जाना है, कह रहे एक काम करना, आगे से लेफ्ट ले लेना। देख रहे हो थके आ रहे हैं। मैंने कहा हमने गलत सोचा, मैंने कहा भाई राइट ले लेफ्ट, कह रहे समझ में नहीं आ रहा, बोल तो रहा हूं आगे से लेफ्ट ले लेना। तो मैंने कहा किसकी सुनूं, तुम्हारी की हाथ की? कह रहे यार ये दोनों एक ही बात तो बोल रहे हो, आगे से लेफ्ट ले लेना। तो वो आज तक नहीं भूलते, तो मरीन एड से वही याद आया। ये हमारा पहली बार हम जब राजस्थान एक्सपीरियंस कर रहे थे एक्चुअली बड़े होने का, तो बहुत मजा आया था। कुछ जगह होती है, जैसे अगर आप जाएंगे ना बाड़मेर की तरफ या जैसलमेर, बिल्कुल डेजर्टेड एरिया, वहां पे लोग कम है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, तो लोगों के पास टाइम थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली। ठीक है,
है, ये होता है। आप जहां भी जितनी फास्ट पेस लाइफ होती है वहां पे लोगों के पास टाइम कम होता है, जहां पे स्लो ले, जैसे विलेज एरिया में खाली होते हैं लोग, अपना अपना सुबह फार्मिंग की, शाम को फ्री। तो हम गए, हमने पूछा ये है, बंदा पहले पीछे से आगे आया, कुर्सी पे बैठा, ठीक है, फिर सोचा, फिर कहता क्या चाहिए, हाँ ये है, नहीं। तो ये ये हमने एक्सपीरियंस किया है, मतलब आराम से खाली, ठीक है। तो ये होता है, तो नेविगेशन सिस्टम से कभी कभी जरूरी हो जाता है, ठीक है, नेविगेशन। लेकिन राजस्थान में सबसे अच्छी बात है, पेट्रोल पंप मिले ना मिले, आपकी अपनी दुकान हर आपको 1-2 किलोमीटर में मिल जाती है। डेजर्ट एरिया में भी, रेगिस्तान, मतलब ऐसे टीले बने हुए हैं रेत के बीच में, आपकी अपनी दुकान, ठीक है, आपकी अपनी दुकान, वो भी एकदम वहां पे वो मतलब समझ में नहीं आया फंडा क्या है। या तो वहां पे ऐसे ही गाड़ी में वही फ्यूल डाल के चलते हैं, है ना, हो सकता है। गए कभी उधर गए जयपुर वाले सर तुमको एक्सपीरियंस नहीं किया हाँ सर, नहीं न्यू किया। एक्सपीरियंस नहीं किया। तो तुम जयपुर वाले, तुम तो प्लेन एरिया में मानते हो, तुम असली डेजर्ट में जाओगे तब तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा। तुम तो मेट्रोपॉलिटन वाले कल्चर में हो, आप तुम तो फास्ट पेस लाइफ में हो। आप लोग तो, आप लोग नहीं समझ पाओगे स्लो पेस लाइफ वाला जो क्या होता है। स्लो पेस हिली एरिया में भी बहुत स्लो पेस होता है। हिली एरिया में हमें याद है, हम गए थे नरकंडा की तरफ गए थे, तो हमने एक सुबह रास्ता पूछा, तो गाड़ी खोल के बैठने की कोशिश करते हैं कि चलो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। वो वहां नेचर है, क्योंकि लोगों को रहता है कि ठीक है कोई जा रहा है छोड़ आते हैं, उनका काम नहीं था कुछ भी, छोड़ आते हैं। ठीक है, गाड़ी में बैठा लिया, हमने कहा चलो ठीक है, अकेले ही है, सोलो ट्रिप पे गए थे, बैठा लिया। गाड़ी बैठ के क्या कह रहे, ये एरिया अच्छा नहीं है, किसी को लिफ्ट मत देना, ठीक है। यहां तक भी ठीक है। मैंने कहा तुम्हें छोड़ना कहाँ है, कह रहे कुछ नहीं, मैं तो कोर्ट तक जा रहा हूँ, मेरी तारीख है, मुझे छोड़ देना, रास्ते में कोर्ट पे उतर जाऊंगा। फिर मैं मतलब ये सोचा, एक तो खुद ही कह रहे हैं किसी को लिफ्ट मत देना, खुद ही तारीख पे लग जा रहा है, कोई क्राइम किया होगा। मैं पूछा, मैंने कहा तुम खुद ही क्या क्राइम करे, फिर कुछ नहीं, वो बीवी की पिटाई करती, ज्यादा कुछ नहीं। मैं कहा ठीक, ठीक है। फिर मतलब उतरते हुए भी बोला किसी को लिफ्ट मत देना, लोग ठीक नहीं है। तो ये आपको ना एक्सपीरियंस, आप ट्रैवल करेंगे, ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये मरीन से याद आया, वेरी गुड, हो गई एनर्जी वापस। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था एमसीएलआर के बारे में, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। अगर आपने गलती से कभी पास्ट ईयर देख लिए हो, बताइए एमसीएलआर क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। So it is a minimum rate at which bank give loans to customers. वेरी गुड, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ बेंचमार्क रेट, दिस इज अ काइंड ऑफ अ बेंचमार्क रेट। अब इंडिया में लोन्स जो है किसी ना किसी रेट पे दिए हुए होंगे, किसी ना किसी रेट पर दिए होंगे। तो इंडिया में जो अब 28% लोन्स है, पहले 2.5% तक ही लोन्स थे, अब 28% लोन्स है। दीज आर लिंक टू एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स, यानी कि जो बाहर चलता है, या फिर बाहर चलता है मतलब इंडिया के बाहर नहीं, जो इंडिया के अंदर सब जगह एक्सटर्नली कर रहे हैं, वही सब बैंक भी अब 28% उनका लोन उसी रेट पे है, ठीक है। जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि व्हाट इज द रेट गोइंग ऑन। तो उसमें ऊपर नीचे ज्यादा ऐसा नहीं है कि बैंक अपने लोगों को कम लोगों पे कम इंटरेस्ट पे लोन दिया हुआ है तो बैंक को लॉस हो रहा है, आरबीआई उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहा है। सो दैट लोन्स दैट आर गिवन बाय दीज बैंक्स, द शेयर ऑफ दोज लोन्स with respect to the lending rate is increased from 2.5% September 2019 to 28.5% in 2021. So 28.5% loans are now at the external benchmark lending rate.
एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट किस चीज पे होता है? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों में से कोई एक चूज कर लेंगे। पहला रेपो रेट, दूसरा जो 91 डे की ट्रेजरी बिल की यील्ड होती है उस रेट पे, 182 बिल टी बिल की रेट पे, और एनी अदर बेंचमार्क रेट एज डेवलप्ड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर यूजिंग दी एक्सटर्नल, मतलब इंडिया के बाहर के। ओके, समझ में आया? MCLR बैंक हैड द पावर्स टू डिसाइड। ठीक है, MCLR में बैंक्स हैड द पावर टू डिसाइड। किन कॉस्ट पे डिसाइड करते थे? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट, कैश रिजर्व रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेन्योर पीरियड। ठीक है, टेन्योर पीरियड। आपको बस इतना ही पता हो ना कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, 2000, अब इसको थोड़ा समझे, उससे पहले होता था, सबसे पहले होता था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, जिसमें बैंक को जितनी कॉस्ट पड़ती थी उस रेट पे देते थे। ठीक है, तो बैंक जो है बाकी के चार्जेस खुद से ही सब्सिडाइज कर रहे थे। ठीक है, बाय क्या करते थे, अब बैंक ने रिटेल इन्वेस्टर को हाई रेट लिया और जो बाकी इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर, उनसे कम रेट लिया, अपना बराबर उसको बैलेंस कर देते थे। उसके बाद दूसरा रेट आया, दैट इज कॉल्ड एज द बेस रेट। उसमें क्या होता था, मिनिमम इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक इससे कम में कर ही नहीं सकता किसी को, मतलब इतना मिनिमम इससे नीचे कर ही नहीं सकता है। फिर आया MCLR, उसमें भी क्या था कि एक्चुअल डिपॉजिट रेट से लिंक करना है आपको, एंड ये फ्लोटिंग रेट हो सकता है, लेकिन इससे मिनिमम पे आप नहीं जा सकते। एंड अब EBLR क्या है? EBLR ये 4 चीजों से कोई आप रेट लिंक कर सकते हैं, एंड ये जो है हर बैंक के साथ है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क। आप ये नहीं कि अंदर बैंक में कुछ और अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अब नया जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसका रिसर्च का रिपोर्ट फाइल हुई है। ठीक है, रिपोर्ट रिलीज हुई है। डाउट है? यस सर, ये कॉस्ट ऑफ फंड्स है, ये बहुत सारी जगह आता है, इसका एक बार बता सकती है? कॉस्ट ऑफ फंड मतलब उस पैसा रखने में आपकी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब आपने अगर मान लीजिए 8 लाख का लोन लिया है फॉर एग्जांपल, तो 8 लाख का लोन 8 लाख का नहीं पड़ता, प्रोसेसिंग फी भी देनी होती है ना। प्रोसेसिंग फी क्या है? कॉस्ट ऑफ फंड है वो ना, कॉस्ट ऑफ फंड है। तो आप जितना पैसा ले रहे जरूरी नहीं उतने का ही पड़े, उसको मैनेज करने के लिए 2-3 लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उनकी सैलरी भी तो आती है ना। वेरी गुड, हाँ जी। अब ये सर्वे की रिपोर्ट्स रिलीज हुई है। सर्वे कौन निकालता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अपना सर्वे निकालता है। ठीक है, अब उस सर्वे में कुछ डेटा रिलीज हुआ है। कब का डेटा रिलीज है? 2018-19 का, 2019-20 का। ठीक है, तो 2018-19 एंड 2019-20, तो 2020-20। अब समझिए क्या क्या हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है कि कम हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है कि कम हुआ है? हमें ऐसा लगता है कोविड जैसे रिपोर्ट में बोला होगा कि कम हुआ है, लेकिन नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब बढ़ा होगा, हमें ऐसा लगता है कोविड की वजह से, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। ठीक है, पिछले सालों से। याद रखिएगा 1920 की रिपोर्ट, बस कोविड को दिमाग में नहीं रखना है, तो आप ये आंसर सॉल्व करते हैं। वर्कर पॉपुलेशन इंप्रूव हुई, डिक्री या खराब हुई होगी, तो इंप्रूव हुई है। ठीक है,
ठीक है। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है। उसके बाद डेटा शोड जॉबलेस रेट फॉर मेल एंड फीमेल रिड्यूस्ड, ये भी कम हुआ है। ठीक है, बाकी सब चीजें कोविड को दिमाग में रखेंगे तो गलत हो जाएंगे, कोविड को दिमाग में रखेंगे तो गलत हो जाएंगे। बस ये क्वेश्चन आएगा। क्यों? आपको लगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, कोविड हुआ है, कैसे ऐसे ऐसे कैसे, है ना? डेटा नहीं याद करना है, बस ये ध्यान रखना इस सर्वे में कोविड रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अब क्या है, दिस इज दी दिस इज दी फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सर्वे। ठीक है, 2017 में लॉन्च हुआ है। दिस इज दी फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सर्वे। कौन सी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे? अमिताभ कुंडू रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे है। स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले जो सर्वे होता था वो 5 साल का डेटा शो करता था। दिस इज एनुअल डेटा। इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्यूटर बेस्ड, अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट पे बेसिस है। And earlier data was reviewed after every 5 years and it is showing an annual data. पहले डेटा कौन देता था? वो भी NSSO ही देता था। ठीक है, NSSO का नया नाम है NSO। पहले वाज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, अब उसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एक्ट 1980 के थ्रू बनी है। इसका काम क्या होता है? गवर्नमेंट की सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये क्या काम करते हैं? कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड डिसिमेटिंग ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ये सब इसका काम है। इंडिकेटर्स देख लीजिए कैसे कैसे बढ़े हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गया है। ठीक है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गया है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी कम हुआ है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी कम हुआ है। कोई दिक्कत? अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट दे आर इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, यस, दे आर डिक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, यस। ओके, ग्राफ ऊपर या नीचे ही जा रहा है, बीच में को ऊपर नीचे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। ओके ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन बताइए। नहीं, चलिए, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकाली है विंटेज व्हीकल के लिए। इट इज नॉट द सेम एज द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा व्हीकल विंटेज माना जाता है? एक क्वेश्चन ये आ जाए तो वो हम लोग सब फंस जाएंगे, सब बता देंगे कौन सा व्हीकल विंटेज माना जाता है ना क्वेश्चन? अच्छा, नई पॉलिसी आई है विंटेज पॉलिसी, सब पढ़ लिया, लेकिन किस व्हीकल को गवर्नमेंट विंटेज कंसीडर करती है? बताइए, जनता जवाब चाहती है। वेरी गुड, जनता ने जवाब दे दिया। ठीक है, एनी व्हीकल विच इज 50 इयर्स। 50 इयर्स की एज कब से काउंट करोगे? फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। वेरी, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑप्शन आता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो व्हीकल की कोई भी चीज हमेशा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से काउंट होती है। सर एक चीज और, तो सर फिर जो विंटेज व्हीकल होते हैं उसकी मतलब रेट्स बहुत हाई होती है, तो वो क्यों? बेटा विंटेज व्हीकल रेट्स इसलिए हाई होती है, पहली चीज वो सिर्फ कलेक्शन के लिए होती है, वो रोड पे नहीं चलाते हैं।
रोड पे चलाना उनको अलाउड नहीं है, ठीक है। दे आर ओनली कलेक्टेबल्स, दे आर दी, इनको बोलते हैं हम एंटीक प्रोडक्ट्स, दे आर कॉल्ड एज द एंटीक प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो म्यूजियम में रखने लायक चीजें होती है, वो चलाने के लिए होते हैं। दीज आर नॉट फॉर कमर्शियल पर्पसेस, दीज आर ओनली फॉर आर्ट एंड कल्चरल पर्पसेस। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जिनके पास भी विंटेज व्हीकल है विच इज मोर देन 50 years of age, they have the right to safeguard it, secure it, protect it and to keep it properly, ठीक है। इसमें जो भी व्हीकल 50 साल या उससे पुराना है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, इवन दैट वाज इंपोर्टेड, ठीक है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ विंटेज व्हीकल। टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है, टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों इंक्लूडेड है। अब इनका क्या है, एक ही कंडीशन है, इनको ओरिजिनल फॉर्म में मेंटेन करा हो। आपने ऐसा नहीं आपके पास बाइक हो 60 साल पुरानी लेकिन आपने उसको हायाबुसा जैसे ही मॉडिफाई करा रखा हो, ठीक है, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ विंटेज व्हीकल, दैट शुड हैव बीन इन द ओरिजिनल फॉर्म, ओके। कुछ लोग होते हैं ना वैगनआर की लिमोजिन बनवा लेते हैं, है ना, होते हैं ना, देखा हुआ वैगनआर की लिमोजिन बनवा लेते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट considered as the vintage vehicle, very good। इसमें क्या है, it cannot be used for commercial purposes, ये नहीं कि उसको आप अपनी जो है गाड़ी है 50 साल पुरानी उसको स्टेशन से तो वो घर ले जाने के लिए काम करो 10 रुपए सवारी में, नहीं अलाउड है, इट इज नॉट फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। इसके अलावा विंटेज किसी की तरह यूज कर सकते हैं, उसको अपने घर में रखने के लिए, उसको शादियों में चलाने के लिए, ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। रोड पे नहीं चला सकते until unless you have the permission। जैसे होता है विंटेज कार रैली होती है उसी दिन उसको रोड पे ले जा सकते हैं, उस दिन की परमिशन होती है, आज विंटेज कार्स घर से निकल सकती है, ओके, वेरी गुड। ओल्ड व्हीकल्स ऑलरेडी कैरी द रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट हैव दैट नंबर दैट कैन कंटिन्यू। फिर जो नए व्हीकल्स हैं जो, ठीक है, जो इंपोर्टेड नए व्हीकल्स हैं, ठीक है, या फिर जो पुरानी कार जिनको न्यू रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो चाहते हैं अपना नंबर चेंज, उनको विंटेज रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। जैसे स्टेट कोड मान लीजिए यूपी, ठीक है, यूपी, फिर उसके बाद उसमें वीए लगेगा, दैट इट इज अ विंटेज कार, उसके बाद सीरीज, ठीक है, उसको ऐसे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं परिवहन पोर्टल के थ्रू। जो नए व्हीकल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन 20,000 होगी, री रजिस्ट्रेशन 5,000 होगी, सर्टिफिकेट 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। सेल एंड परचेज ऑफ विंटेज इज परमिसेबल, ठीक है, लेकिन दिस हैज टू बी डन व्हेन दे हैव इन्फॉर्म्ड द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी उन पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी नहीं होगी। अगर आपका व्हीकल 15 ईयर्स से ज्यादा ओल्ड है और 50 साल से कम है, आप उसे विंटेज बनाना चाहते हैं तो यू कैन कीप इट बाय ऑब्टेनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट एवरी 5 years, ओके, समझ में आया, बताइए। सर जब चला नहीं सकते तो फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों? बेटा फिटनेस सर्टिफिकेट इसीलिए है क्योंकि वो व्हीकल आप उसको रजिस्ट्रेशन, अब विंटेज 50 साल का 20 साल के बीच में अगर आपने कितना 15-50 कितना होगा 35 ईयर्स गैप हो गया करीबन, 35 ईयर्स के बाद उसे चलाने के लिए अगर नहीं फिट है तो उसे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, गैप नहीं आना चाहिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है, गैप नहीं आना चाहिए रजिस्ट्रेशन। और ये 15 ईयर्स ओल्ड वैसे भी मेट्रो सिटीज के लिए है ना, टीयर 2 सिटीज में तो आप चला ही सकते हैं, है ना, टीयर 2 सिटीज में तो चला ही सकते हैं, ओके, समझ में आया, वेरी गुड। अब एक नया बिल पास हुआ है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या चेंज किया है, AERA एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट आया था 2008 में। उन्होंने क्या था कि जो एक्ट है उसने बोला था कि एयरपोर्ट जो है डेजिग्नेट हो सकते हैं मेजर एयरपोर्ट एंड नॉन मेजर एयरपोर्ट। जो मेजर एयरपोर्ट है किसको डेजिग्नेट करोगे, पहले एक्ट में क्या था 15 लाख से ज्यादा जहां पे एनुअल पैसेंजर्स आते हैं उसको मेजर एयरपोर्ट बोलेंगे। इसने क्या चेंज कर दिया है कि अब इट हैज बीन मेड एज 35 लाख, या 35 लाख से ज्यादा एनुअल पैसेंजर्स आते हैं, दैट विल बी डेजिग्नेटेड एज अ मेजर एयरपोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट
इन सबको एक ग्रुप में भी कंबाइन कर सकते हैं कि ये एयरपोर्ट मिला के मेजर एयरपोर्ट बन रहा है। दे कैन ऑल्सो मेक इट एज अ ग्रुप। ठीक है, वो ग्रुप किस लिए अभी आगे चल के बताते हैं। इनका जो टैरिफ है, टैरिफ जो है वो सिर्फ मेजर एयरपोर्ट के लिए नहीं, और एयरपोर्ट जो ग्रुप में है उसके लिए AERA रेगुलेट करेगी कि कितना टैरिफ देना है उस एयरपोर्ट को यूज करने के लिए किसी भी एयरलाइंस को। ठीक है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। प्रॉफिटेबल क्लबिंग होती है, जैसे कि आपको पता है कि अब कुछ एयरपोर्ट्स प्राइवेट भी कर दिए जाते हैं कि प्राइवेट मैनेजर्स विल बी देयर, तो आप कोई एक बड़ा और एक छोटे एयरपोर्ट को कंबाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको बड़े में बहुत प्रॉफिट और छोटे में थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है और आप उसको दोनों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबल क्लबिंग कैन ऑल्सो बी देयर। समझ में आया? समझ में आया? इससे पहले एक और अमेंडमेंट आया था 2019 में, उसने 15 से 35 करी थी। इस वाले अमेंडमेंट ने क्या करी है, 35 ही रखी है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ग्रुप में भी मैनेज कर सकता है, ग्रुप में भी मैनेज कर सकता है। ओके, वेरी गुड। AERA का क्या काम है, टैरिफ फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज आइडेंटिफाई करेंगे फॉर एवरी 5 years, फी डेवलपमेंट फीस लेंगे एयरपोर्ट की, पैसेंजर सर्विस फी लेंगे। एंड इस अमेंडमेंट ने क्या किया है दैट AERA कब नहीं डिटरमाइन करेगा टैरिफ। ठीक है, कब नहीं डिटरमाइन करेगा टैरिफ, पहला जब कोई बिडिंग होती है उसमें टैरिफ इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जब उसमें बिडिंग होती है टैरिफ इंक्लूडेड होता है, बट ड्यूरिंग दैट बिडिंग जब एक्ट एग्रीमेंट बन रहा होगा AERA विल बी कंसल्टेड, AERA विल बी कंसल्टेड। ठीक है, तो क्या है, मेजर एयरपोर्ट आइडेंटिफाई किए हैं, मेजर एयरपोर्ट को ग्रुपिंग में कर सकते हैं, ग्रुप एयरपोर्ट जो है उसके टैरिफ अलाउ हो सकते हैं इवन दो दैट इज नॉट अ मेजर एयरपोर्ट। प्रॉफिटेबल क्लबिंग भी हो सकती है, एंड if there is a bidding and in the agreement tariff is provided, that then it is not necessary that AERA will determine those prices। ठीक है, समझ में आ गया? यस, नो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। आ गया? ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी एनर्जी अपनी लगा दो उसमें, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आ भी चुका है, आने भी वाला है, आ भी चुका है। वेरी गुड। डू यू नो व्हाट इज फैक्टरिंग? डू यू नो व्हाट इज फैक्टरिंग? बताइए, डू यू नो व्हाट इज फैक्टरिंग? यस, नो? डू यू नो व्हाट इज फैक्टरिंग? बताओ। यस, नो? नहीं पता। अच्छा ये बताओ, आप लोग करंट सब ये सोचते हो करंट से इकोनॉमी से क्वेश्चन आते, करंट पढ़ते कैसे हैं? जब तक हमें पता ही नहीं बेसिक्स क्या है। मतलब पढ़ लिया, फैक्टरिंग अमेंडमेंट एक्ट आया, फैक्टरिंग ही नहीं पता तो क्या पढ़ के करेंगे? ऐसा क्या उसमें तिलिस्मी हम समझ जाएंगे, है ना? फैक्टरिंग क्या होता है, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं जिसको बोलेंगे असाइनर। ठीक है, मैं एक पर्सन हूं जिसको बोलेंगे असाइनर, मुझे किसी से पैसे लेने और जिसको बोलेंगे डेटर। मैं असाइनर हूं, मुझे किसी पैसे लेने, जिसे मुझे पैसे देने और डेट में है ना मेरे, बोलेगा डेटर। तो मेरी जो डेट को इकट्ठा करने के लिए मैं एक पर्सन रखूंगा फैक्टर, वो फैक्टर उस डेटर से पैसे लेगा और मुझे फैक्टर पहले ही दे देगा पैसे। नहीं समझ में आया? वेरी गुड, कोई बात नहीं, अगर टेक्निकल टर्म्स में समझ में आ जाता तो फिर हमारी की जरूरत पड़ती, है ना? है ना? है ना? वेरी गुड। तो एक नाम रखते हैं एक्स, नहीं है ना, एक्स रखेंगे तो फिर वही कह रहे उधार तो हम भी है उनके, हमारे सारे सपने जो है उन्हीं की बदौलत हैं, पता लगा वहां खो गए, या फिर ये कि इतना पैसा हमने खर्च किया था, हमारे सारे पैसे वापस दिला दो। आज के बाद ये मेरी नींद मेरा चैन और मेरे पैसे मुझे लौटा दो, है ना? हमारी जनरेशन होता था मोबाइल रिचार्ज, उस पर पैसे खर्च होते थे यूथ के। आपकी जनरेशन में किस चीज में सबसे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं?
हाँ बोलो बोलो बोलो, किस चीज पे हो रहे हैं, समझाएंगे आराम से, आज इसी टॉपिक को समझाएंगे, लास्ट यही है। हाँ किस चीज पे हो रहा है आपकी जनरेशन में ज्यादा पैसे? नो आइडिया। अरे यार तुमको मतलब हमें पता लग रहा पड़ता है हर जनरेशन का। अच्छा ये बताओ, किस किस ने अपना खुद का नेटफ्लिक्स कनेक्शन लिया हुआ है? हाँ खुद का पर्सनल नेटफ्लिक्स कनेक्शन का रिचार्ज कराया हुआ है? कितने लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं? सब देख रहे हैं ना, रिचार्ज कोई तो करा रहा है। कोई तो करा रहा है, कभी सोचा कौन करा रहा होगा? समझे? आज की जनरेशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खर्चा होता है असली, जो पहले रिचार्ज पे होता था। और उन्हें मना कैसे करें, उन्होंने बोला अरे खत्म हो गया रिचार्ज करा दो, मना कैसे करें उन्हें, है ना? बताओ सही पकड़े कि नहीं पकड़े? तो आप लोग क्या मना, हम नहीं कर पाते, आप ही क्या मना करोगे? ठीक है, नेटफ्लिक्स के रिचार्ज पे तो हम नहीं मना कर पाते। हमारे दोस्त हैं, हमारे नेटफ्लिक्स जो है कम से कम 20 से 25 लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारा खुद का अकाउंट भी नहीं है, दोस्त का अकाउंट है। वो रिचार्ज चल रहा था, अब दोस्त की हो गई शादी, तो उसने तो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। ठीक है, दोस्त की हो गई शादी और उसने अपना बैंकरप्ट घोषित किया हुआ है। तो उसने जब से शादी हुई है, मतलब पता नहीं क्या उसके अपने आप, उसने हर चीज के लिए बैंकरप्सी घोषित कर दिया। पहले हमारा फ्रेंड ऐसा हुआ करता था, जो तो मतलब ऐसा लगता था इसको पैसे की वैल्यू नहीं पता है, और जब से शादी हुई है तब से उसे पता ही नहीं पैसा होता क्या है। ठीक है, हाँ अब उनका अकाउंट वो रिचार्ज करा रहे थे 1-1.5 साल से, हम सब एंजॉय कर रहे थे, हमने उनको भी दे दिया, तुम करो यूज, फ्री का अकाउंट है। ठीक है, सब दे वर ऑल वर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। हमारे दोस्त को पता लग गया, वो भी यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उससे बोलते तुमको पता है नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स नई सीरीज आई है? अच्छा रुको देखते हैं, तो कहता है योर अकाउंट इज पेमेंट इज ड्यू, हमारा मैसेज आता है रिचार्ज कराओ। दोस्त देखो कितने खतरनाक है, ये दोस्त कितने खतरनाक है। अरे तुम लोग टेलीग्राम से कर ले तो हम तो सोचे किसी और से ले लेंगे, हमारा क्या है। लेकिन अब कुछ जगह मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, इज्जत का मामला आ जाता है। कह रहे घर वालों टीवी पे लॉग इन किया हुआ, अब तुमको ये बोले कि रिचार्ज नहीं कराया हुआ उसने, इज्जत पे बात आ जाती है ना। हमारे दोस्त बड़े इस मामले में चंट हो गए हैं। ठीक है, वेट करते हैं कि अच्छा रिचार्ज खत्म होगा, ठीक है कोई सीरीज ढूंढेंगे, बताएंगे अच्छा ये नया आया है, ये फैमिली मूवी आई है, सबके साथ देख सकते हो। अच्छा जी, ऐसा हमारे 3-4 महीने से हो रहा है। दर्द है, ये भी एक दर्द है, क्योंकि महंगा हो नेटफ्लिक्स सच में, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के हिसाब से नेटफ्लिक्स इज कॉस्टली। जहां अमेजोन 999 साल का देता है, यहाँ ये 800 समथिंग मंथ का है। इट इज कॉस्टली। ठीक है, और पैसे ज्यादा इस चक्कर में लगता है, पैसे का देख ही लो, वसूल तो करो। गलत है ये गलत चीज है, फैक्टरिंग बताते हैं आप। आप लोग विक्टिम तो हो गए ऐसी किसी ना किसी एक चीज का, जो आपके अंदर से लगता है ये तो नहीं खर्च करना है लेकिन करना पड़ता है। ये हमारे उसूल, ये पता है कुछ उसूल नेटफ्लिक्स ने तोड़ दिए। दोस्त की शादी हमें नेटफ्लिक्स के हिसाब से बहुत महंगी पड़ी। ठीक है, 3 साल से सब खुश थे, सब अच्छा चल रहा था, नेटफ्लिक्स रिचार्ज हो जाता था। हमने तब भी चाल चली थी, उन्होंने कहा हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं तो अपना देखो, दोस्त के क्रेडिट कार्ड से कटता रहता, उसे पता ही नहीं था कट रहा है, उसने क्रेडिट कार्ड ही बंद करा दिया शादी के बाद। चलिए, हो गया, हंसी ठिठोली हो गई। अरे हमारा फ्रेंड जो है ना, ही इज अ रेप्यूटेड डॉक्टर, मतलब रेप्यूटेड डॉक्टर है, एंड एमडी मेडिसिन है और काफी साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन शादी के बाद
खर्चा जो ऐसे इंसान का बढ़ता है, वो चाहे रेप्यूटेड डॉक्टर हो, ठीक है, मोदी जी नहीं देख रहे हो तुम, नहीं झेल पाए थे प्रेशर, है ना, प्रेशर होता है, क्या करें। चलिए, वेरी, नहीं नहीं, हम इकोनॉमी का प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसलिए नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन लानी पड़ी। आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। वेरी गुड। फैक्टरिंग क्या होता है? मान लीजिए आप ए है, ठीक है, आप ए है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, क्या बेचोगे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या बेच रहे हो? नेटफ्लिक्स ही बेच देते हैं। नेटफ्लिक्स हो आप, है ना, आज नेटफ्लिक्स हो, वो है, उन्हें नेटफ्लिक्स देखना है, ठीक है, देखा नेटफ्लिक्स, अरे नहीं अभी नेटफ्लिक्स को रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है, ठीक है, नेटफ्लिक्स को रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे? इनसे बोलेंगे कि एक काम कीजिए, आप नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करा दीजिए, ठीक है। क्यों? नेटफ्लिक्स तो बिना रिचार्ज के काम करेगा नहीं कि भाई फ्री में क्यों दिखाए, 2-4 दिन दिखा दिए, ठीक है, वेरी गुड। इनसे जब ये पैसे लेगा बाद में, नेटफ्लिक्स कितने का रिचार्ज होता है, कितना होगा, 800 समथिंग, 800 मान लेते हैं, नेटफ्लिक्स इनको 800 रुपीज का रिचार्ज करेगा, ये इनको बोलेंगे हम पैसे तो अभी दे रहे हैं आपको पर मंथ, लेकिन हम आपको देंगे 750, हम आपके इनके बिहाफ पे पैसे दे रहे हैं, कुछ पैसा तो रखेंगे। इनको, ये कौन है, असाइनर, इन्हें पैसे चाहिए, ठीक है, इन्हें पैसे चाहिए, इन्हें पैसे देने हैं, इन्हें 800 देने थे, इन्हें 800 चाहिए थे, लेकिन इन्होंने बोला मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास अभी नहीं है। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप नेटफ्लिक्स देखो तो रहो, हालत पड़ी है, छूट जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, पता लगा कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, आप फैक्टरिंग करा लो। तो उन्होंने फैक्टरिंग करा। तो ये फैक्टर क्या है कि ये इन्हें इमीडिएटली पैसे दे देंगे फॉर अ कॉस्ट, और ये बाद में फिर इनसे ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज फैक्टरिंग, taking money on the behalf of someone because you have already given that money to someone whom the debtor originally owed. B originally owed money to A, but C gave money to A, and on his behalf or her behalf now C will take money from B because they have factored the cost. इनको immediately पैसे मिल गए, इन्होंने इन्हें जितने देने थे उतने ही दिए, इन्हें वो काम करने के लिए कुछ बेनिफिट मिल गया। दिस इज कॉल्ड एज फैक्टरी। ओके, फैक्टरी, वेरी गुड। इससे लोन, आप क्या हो, ये तो लोन हो गया, है ना, है ना, है ना, अभी सोचे तो लोन हो गया, लेकिन आपने थोड़ी इंटरेस्ट दिया, आपने तो उतने ही दिए, है ना, प्लस आपने कोई सिक्योरिटी थोड़ी रखी, तो लोन फैक्टरिंग में इंक्लूड नहीं होता है, लोन फैक्टरिंग में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? फैक्टरिंग क्या होता है समझ गए? फैक्टरिंग आप लोग समझ गए या दोबारा बताना है? जल्दी बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज फैक्टरिंग, बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये समझते हैं बिल क्या है। तो फैक्टरिंग is clear to us, now we'll understand what is the factoring bill.
तो बिल में क्या है, फैक्टरिंग हम लोगों को समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं कि जो एमएसएमई है उसको हेल्प करने के लिए देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हिच आर ब्रॉट इनटू द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट। फैक्टरिंग क्या है, इस एक्ट ने बताया हुआ है, वही हमने आपको जो समझाया वही एक्ट में बताया हुआ है कि फैक्टरिंग इज अ बिजनेस वेयर एन एंटिटी रेफर्ड टू एज अ फैक्टर। सी जो है, फैक्टर जो है, दे विल एक्वायर द रिसीवेबल्स ऑफ अनदर एंटिटी फॉर एन अमाउंट। 50 रुपए के लिए, 50 रुपीज के लिए सी ने ए को 750 दिए टू एक्वायर द रिसीवेबल्स दैट बी इज यूजिंग, ठीक है, दैट बी इज यूजिंग। समझ में आया डेफिनेशन। दूसरा, रिसीवेबल्स क्या होते हैं, टोटल अमाउंट दैट इज ओड टू बी पेड बाय द डेटर। ठीक है, रिसीवेबल जितना डेटर को देना है, डेटर को कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना होता, डेटर को कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। ठीक है, फैक्टरिंग जो है हमेशा असाइनर से पैसे लेंगे, फैक्टर्स जो है डेटर से नहीं लेते। ओके, वेरी गुड। फैक्टर कौन कौन हो सकता है, बैंक हो सकता है, एनबीएफसी हो सकती है, और एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। क्रेडिट फैसिलिटीज बाय बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी और रिसीवेबल्स आर नॉट कंसीडर्ड फैक्टरिंग। क्रेडिट कार्ड फैक्टरिंग का ही एक तरीका है, क्रेडिट कार्ड फैक्टरिंग का एक तरीका है, इमीडिएटली पैसे मिल गए, है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी देना होता है अगर आप उतने टाइम पे कर देते हैं तो। ओके, वेरी गुड। अब चेंजेस क्या है, एक तो डेफिनेशन ऑफ रिसीवेबल्स चेंज हो गई है। ठीक है, रिसीवेबल्स क्या है कि कोई भी मनी ओड बाय द डेटर टू द असाइनर फॉर टोल और यूज ऑफ एनी फैसिलिटी ऑफ सर्विसेज। पहले गुड्स था, उसमें सर्विसेज भी इंक्लूड हो गई। ठीक है, असाइनमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, मतलब जो भी चीज टोटल जो है डेटर को उसे देनी थी, असाइनर को, वो जो है उसको असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है, जितना भी ड्यू है उसको बोलते हैं असाइनमेंट। समझ में आया, जितना ड्यू है उसको असाइनमेंट बोलेंगे। एंड इसमें क्या बोला है कि बिल अमेंड द डेफिनेशन टू ऐड सच अ ट्रांसफर व्हिच कैन बी होल इन पार्ट, यानी कि ईएमआई भी इंक्लूड कर दिया, ईएमआई में भी दे सकता है और टोटल भी दे सकता है। डेटर जो है ईएमआई भी दे सकता है, टोटल भी दे सकता है। अब चेंज इन डेफिनेशन ऑफ फैक्टरिंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या चेंज हुई है, एनी बिजनेस that includes acquisition of receivables of an assigner by accepting assignment of such receivables. ठीक है, second, financing against the security interest of any receivables through loans or advances. ठीक है, through loans or advances. The bill amends this to define factoring business acquisition of receivables of an assigner by assignment for a consideration. ये आपको समझा चुके हैं। Acquisition should be for the purpose of collection of such receivables or for financing against सच असाइनमेंट। ठीक है, ये भी समझा चुके कि आपने आगे उसको पैसे दे दिए, इसलिए आप वो जो है रिसीवेबल्स डेटर से ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, तो रजिस्ट्रेशन किसके पास होगा, आरबीआई के पास। ठीक है, नो कंपनी कैन एंगेज इन फैक्टरिंग बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेटिंग विद द आरबीआई। फॉर एनबीएफसी जो फैक्टरिंग बिजनेस में है, उनके फाइनेंशियल असेट्स फैक्टरिंग बिजनेस में होने चाहिए और उनकी इनकम 50% से ज्यादा होनी चाहिए जितनी आरबीआई ने बताई हुई है। ठीक है, या तो 50% से ज्यादा इनकम हो उनके एनबीएफसी की फैक्टरिंग के थ्रू, या फिर आरबीआई ने जितना थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है। ठीक है, बिल ने थ्रेशोल्ड हटा दिया, 50% ही बिजनेस उनका एनबीएफसी के थ्रू आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, रजिस्ट्रेशन जो भी आपने फैक्टरिंग की है उसको इमीडिएटली आप अपडेट करेंगे। ठीक है, अपडेट करेंगे विद इन 30 डेज। बिल ने क्या है 30 डेज का टाइम हटा दिया है और बोला जो आरबीआई डिसाइड करेगी वो होगा। सरफेसी एक्ट के अंडर जो आपने जो आगे पेमेंट करी है, जो भी आपने फैक्टरिंग करी है, वो सब आपको रजिस्टर करना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है, अगर वो 30 डेज के अंदर जो पहले लिमिट थे आप नहीं करते थे तो पेनल्टी देनी होती थी। ठीक है, 5000 पर डे तक भी पेनल्टी जा सकती है।
ये आपको अब 30 डेज की टाइम लिमिट हटा दी है। बस प्लस जो रिसीवेबल्स है, इफ दे आर फाइनेंस टू ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स जो होता है, तो वो जब रिकॉर्ड आप डालेंगे तो उस रिकॉर्ड में आपको ट्रेड्स मेंशन करना होगा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम वो मेंशन करना होगा। ठीक है, अब आरबीआई को रेगुलेशंस बनाने के लिए क्या क्या पावर दी गई है? रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ट्रांजैक्शन फाइल करने के लिए, या फिर कोई और अगर काम करना हो आरबीआई को वो कर सकती है। यूके सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट के थ्रू रिकमेंडेशंस आई थी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो है एमएसएमई के फ्रेमवर्क के लिए फैक्टरिंग में थोड़े बहुत चेंजेस लाने चाहिए। ठीक है, सो दैट एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई का क्या है, पेमेंट बहुत डिले हो जाती है। एमएसएमई को पेमेंट बहुत डिले होती है, फैक्टरिंग से एमएसएमई को बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उनका काम तो डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू चलता है, ऐसे कोई उनके पास एसेट्स तो होते नहीं है एमएसएमई के पास। ठीक है, तो इसको काम को इम्प्रूव करने के लिए फैक्टरिंग एमएसएमई के लिए ये सब चेंजेस करें। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, चला देंगे एमएसएमई, अब बना लेंगे, बताओ। हो गया काफी आज, आगे बढ़े? नहीं, हैवी हो गया? फैक्टरिंग बेटा पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो बताइए। और कोई डाउट? यस, नो? चलिए, सो वी विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।